हेलो ऑल, ये है मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट 2 और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में फॉर फिजिक्स। और स्पेशली ये कोर्स है 11 सीबीएसई के लिए और नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो लंबी होने वाली है, ग्राफ्स एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या कंटेंट है आज पढ़ने के लिए। सो मेजरली जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो मेजर टाइप्स इसके क्या होते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, दो ही टाइप होते हैं। ठीक है, और एक बार हमने अनडायरेक्टेड पढ़ लिया तो डायरेक्टेड अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी पता चल जाएगा आपको आगे कि कैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अनडायरेक्टेड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, कैसे रिप्रेजेंट होता है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, मेकिंग और शिफ्टिंग पढ़ेंगे अनडायरेक्टेड के टाइप्स। ठीक है, मेकिंग और शिफ्टिंग पढ़ेंगे कि बनाते कैसे हैं और उसको शिफ्ट कैसे करते हैं। और साथ ही साथ आगे हमारे पास पढ़ने के लिए होंगे बहुत सारे ग्राफ्स जिसमें लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने देखी दो यहाँ पर एप्लीकेशन तैयार किए हैं जो बहुत अच्छे से डिज़ाइन करे गए हैं। ऐसे डिज़ाइन करे गए हैं कि आप ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी जब प्रॉब्लम आती है ग्राफ बनाने में फिज़िक्स में तो आप समझ जाएंगे कि यार वो क्यों आती है प्रॉब्लम। और हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं और लिखे हैं आपके लिए जिससे आपको हेल्प मिलेगी ग्राफ बनाने में फ़िज़िक्स के। ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी ग्राफ नहीं बन पाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, इस वजह से हमने ये एप्लीकेशन लिए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आगे तक बनी रहेगा, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है मुझे मालूम है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी कुछ कंटेंट है पढ़ाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू 11th जनरल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ग्राफ हमारे दो टाइप के डिपेंडेंट होते हैं। एक होते हैं अनडायरेक्टेड और एक होते हैं डायरेक्टेड। ठीक है, दो टाइप के ग्राफ होते हैं, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड। तो इन दोनों को समझने के लिए बस एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी चाहिए, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या मतलब है, मैं 9 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है मैं 9 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल किया। मतलब आप समझ गए होंगे डिफरेंस दोनों का कि इसमें मेरे पास मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चीज़ें थी, बट स्केलर में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था। ठीक है, तो जहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो भी हम डायरेक्टेड ग्राफ बनाते हैं वो हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए बनाते हैं, जिसमें हमारे पास एक जर्नी डिफाइन करी गई होती है कि कहाँ से कहाँ ट्रैवलिंग हो रही है डायरेक्शन के साथ। ठीक है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। ये स्केलर क्वांटिटीज़ हमने सिर्फ ज्वाइन कर रखा है, इनके बीच में रिलेशन है बट हमें नहीं पता, हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता। ठीक है, जैसे हमें वैल्यू पता है कि ये 3 होगी, ये 4 होगी, ये 2 हो सकती है, ये भी 2 हो सकती है, तो ऐसे करके। ठीक है, बट इसमें हमारे पास पता है कि यार ये अगर 4 है और ये 6 है तो इन दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग है। ठीक है, तो बस इतना सी चीज़ है डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड में। ये तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, विकीपीडिया में एक लाइन में समझा रखा है दोनों चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्राफ की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। एक होता है ग्राफिकली और एक होता है एनालिटिकली। तो मतलब अगर मैं ग्राफिकली बात करूँ तो इट इज़ अ लाइन कर्व्ड और स्ट्रेट, मतलब एक स्ट्रेट होगी या तो फिर कर्व होगी। इन दोनों चीज़ों से, स्ट्रेट लाइन से और कर्व से, हम इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो हमें पूरा ग्राफ मिल जाता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, किसी भी चीज़ का। और एनालिटिकली अगर हम बात करते हैं एक इक्वेशन के तौर पे, जैसे कि y इज इक्वल्स टू 4ax है हमारे पास एक इक्वेशन, तो अगर हम एनालिटिकली बात करते हैं इक्वेशन के तौर पे तो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन सम क्वांटिटीज़। आई होप आपको समझ में आ रहा है इतना। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन सम क्वांटिटीज़, मतलब ये जो रिलेशन था हमारा, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू x लिखा है तो इसमें x को चेंज करने पे y चेंज होगा और y को चेंज करने पे x चेंज होगा। नॉर्मली हम x को ही चेंज करते हैं और y को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रिलेशन है। इसके अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ की फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, एनालिटिकली मतलब इक्वेशन के तौर पे, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा था ये, तो इक्वेशन के तौर पे यार हमारे पास सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट। ठीक है, दो ही तो पार्ट होंगे इज इक्वल्स टू के अलावा। सो लेफ्ट और राइट पार्ट में क्या होता है, राइट पार्ट में जो भी हमारे पास चीज़ होती है, यानी कि जैसे कि हमारे पास एक्स है यहाँ पर, तो वो हमेशा कॉस होता है, क्योंकि यार इसको हम चेंज करते हैं अपने हिसाब से, ये कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम इसको। कॉस को हम 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कॉस को। तो जब यहाँ पर कॉस लिखा है, ये ऐसे करके अगर मैं लिखूँगा और ये हमारा कॉस है, तो राइट साइड में जो भी होगा ये इसका इफेक्ट होगा, मतलब इसके चेंज होने से इसकी भी तो वैल्यू चेंज हो रही है ना। मान लो मैं इसको y स्क्वायर कर देता हूँ, अब थोड़ा डिफरेंट लगेगा। सो एक्स की वैल्यू चेंज करने पर y की भी तो वैल्यू चेंज हो रही है ना।
और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्क्वायर होता तब भी ऐसे सेम होता, एक्स की वैल्यू चेंज होने पे वाई की वैल्यू चेंज हो रही होती। तो ये हमारा जो वाई वाला सीन है ये हमारा इफेक्ट होता है, ठीक है। और एक्स वाला सीन जो होता है वो होता है कॉज। सो ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, अरे यार पेन, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली हम वेरिएबल्स की ही बात करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की बात बहुत कम करेंगे। वो आपको पता चल जाएगा लाइन में कैसे कॉन्स्टेंट ग्राफ में अपना योगदान करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं थोड़ा सा। यूज़ बहुत छोटा सा है इसका यार, फॉर विजन। ये विजन एवेंजर वाला विजन नहीं है तो ये है सिर्फ विजन, मतलब इसका देखने का नज़रिया, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। मतलब अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स, तो मैंने बस लिख दिया और आपको ग्राफ में तो नहीं पता ना यार ये कैसे शो होगा। तो अगर मैं इसको एक डिफाइंड वे में लाइन बनाऊँ, है ना, तब आपको पता है कि अच्छा y इज इक्वल्स टू एक्स ऐसा दिखता है। तो इसके विजन के लिए, इसको देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। और गिव्स अस अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल और एक्सपेरिमेंटल डाटा। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है तो रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं हम उसको रिप्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन तो यार कुछ इस टाइप की होती हैं। पहली डायमेंशन, और मतलब हमारी डायमेंशन के तौर पर रिप्रेजेंटेशन चेंज होती है इसकी। पहले हम बात करते हैं ज़ीरो डायमेंशन की। ज़ीरो डायमेंशन में कुछ नहीं होगा, बस एक पॉइंट होगा और इस पॉइंट में ना हम आगे बढ़ सकते हैं ना हम पीछे मूव कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस एक पॉइंट है और वही रहेगा, ठीक है। तो ज़ीरो डायमेंशन को अभी फ़िलहाल भूल जाओ, ये क्वांटम मैकेनिक्स या हायर फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है। हम बात करते हैं वन डायमेंशन की, नॉर्मली मैथमेटिक्स में टू डायमेंशन की और थ्री डायमेंशन की। और हमारी जो हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है ये टू डायमेंशन, ठीक है। थ्री डायमेंशन ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सो नंबर लाइन जो होती है हमारी, एक नॉर्मल नंबर लाइन जिसमें हम नेगेटिव डायरेक्शन में और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, वो हमारी एक चीज़ को बताती है, सिर्फ एक वेरिएबल को बताती है, तो वो होती है हमारी वन डायमेंशन। ये किसी वेरिएबल को नहीं बताती, तो ये जीरो डायमेंशन थी। ये वन वेरिएबल को बताएगी, ये वन डायमेंशन हो जाएगी। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों हो जाएंगे, तो दो डायमेंशन, मतलब सेकंड डायमेंशन हो जाएगी, ये दो डायमेंशन में काम करेगी, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो दोनों चीज़ों को अफेक्ट कर रही होगी, एक्स को भी और वाई को भी। थ्री डायमेंशन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होने वाला है जिसकी हाइट, वेट और लेंथ की हम बात करेंगे। सॉरी, हाइट वेट नहीं, हाइट विथ मतलब चौड़ाई, हाइट विथ और लेंथ की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी मैं एक ग्लास बना देता हूँ मान लीजिए, ठीक है ना, तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी वेट कितनी है, ठीक है, और इसकी मतलब ये डायमीटर की भी बात कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये तीन चीज़ें जब हम आ जाती है हमारे पास, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन की। और फोर डायमेंशन को यार देखो बच्चे पढ़ लेते हैं, बच्चों को पता नहीं होता फोर डायमेंशन क्या होता है। इसमें जो देखो थ्री डायमेंशन सेम रहेंगी जिसको हम स्पेस बोलते हैं, और फोर जो डायमेंशन होती है वो होती है हमारी टाइम। मतलब मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा रखा है, ठीक है, ये थ्री डायमेंशन है, बट अगर इसको मैं, अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी अपनी फिगर या अपने कुछ भी शेप बोलूँ मैं, है ना, ये चेंज करता रहता है टाइम के साथ। मतलब अगर एक सेकंड पहले ये ऐसा था और 2 सेकंड बाद ये कुछ ऐसा होने लगा, मतलब बिगड़ गया इसका शेप, है ना, चेंज हो गया इसका शेप। तो अगर इसका शेप टाइम के साथ चेंज होता रहता है तो इसी को हम फोर्थ डायमेंशन इफेक्ट बोलते हैं। स्पेस टाइम जिसको आप बोलते हो वो फोर्थ डायमेंशन होती है, ठीक है, जिसमें टाइम के साथ साथ हमारी स्पेस चेंज होती रहती है। खैर ये एस्ट्रोफिजिक्स की बात है, आगे करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स के बारे में, जिसमें हम लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल की बात करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें होती हैं, लाइन, पैराबोला और हाइपरबोला, ठीक है। वो बात अलग है, 12th में सर्कल का बहुत योगदान है भाई, ठीक है, और एलिप्स का योगदान है हमारा ग्रेविटी चैप्टर में, ग्रेविटेशनल में। तो हम बात करने वाले हैं इनका बेसिक्स पे, मेकिंग में और शिफ्टिंग में। देखिए शिफ्टिंग एक कंक्लूजन होता है, जब आपको पता चलता है कि ग्राफ्स बनाने के बाद हमें क्या कंक्लूजन मिला है, तब आपको पता चलता है कि अरे ये ऐसे शिफ्ट हुआ था। तो मतलब बनाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि शिफ्टिंग कहाँ पे हुई है। मैं बस बता दूंगा कि हाँ आपने ये देखो यहाँ पे शिफ्टिंग की है, ठीक है। तो मेकिंग में हम किस टाइप से पढ़ने वाले हैं, मेकिंग में हमारे पास दो मेथड है पढ़ने के लिए। एक होता है पुट एंड गेट वैल्यू मेथड, है ना, पुट एंड गेट मेथड, मतलब इसमें हमें वैल्यू लेनी है, पुट करनी है और निकालना है, और पॉइंट्स को प्लॉट करके बनाना है। मैं बता दूंगा कैसे। और कंपेयरिंग मेथड जो होता है वो होता है समझदारी वाला, नॉलेज वाला, ठीक है। मतलब जो आप इससे ग्राफ बनाने वाले हैं उससे आपको मतलब नॉलेज मिलने ही नहीं वाली, आप बस बना देंगे, वो सही भी होगा, ऐसी बात नहीं कि वो गलत होगा, वो सही भी होगा, बट उससे कोई नॉलेज नहीं मिलने वाली,
ठीक है। कंपेयरिंग मेथड से ही मिलती है असली नॉलेज, जिससे हमें पता चलता है कि यार किसकी क्या इक्वेशन है, कैसे वर्क करना है। तो पुट एंड गेट मेथड की बात करते हैं। ठीक है, पुट एंड गेट मेथड बहुत ज़्यादा ईजी है। हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी ऐसे करके, है ना, हमको क्या करना होगा, लेफ़्ट जो कि हमारा कॉज था, कॉज को हमें चेंज करते रहना है और इफेक्ट निकालना है। कॉज को चेंज करो, -1 रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, कुछ भी रखो अपने मन से, ठीक है, रखो और y की वैल्यू निकालो। पॉइंट्स को प्लॉट करो, जो कि देखो x, y में प्लॉट होते हैं, आपको ये शायद पता ही होगा पहले से अगर एक लंबा लाइन है तो, ठीक है ना। x, y में पॉइंट्स प्लॉट करो और पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपको जो भी कुछ मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ होने वाला है, ठीक है। बस सॉल्विंग में गलती मत करना यहाँ पे निकालने में। जैसे कि यहाँ पर है y = x+2 था, हमने फिर से 0 रखा तो 2 वैल्यू मिली, -1 रखा तो 1 वैल्यू मिली, ऐसे करके हमने पूरे प्लॉट कर लिए पॉइंट्स। और जैसे हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, अरे यार पेन, जैसे हमारे पास ये है कि x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 2 थी, तो मतलब पॉइंट क्या होगा, 0,2 होगा। ऐसे ही हमारे पास एक पॉइंट होने वाला है -1,1। इन सबको प्लॉट करो और सबको क्या करो, ज्वाइन कर दो, आपको जो लाइन मिलेगी वो परफेक्ट ग्राफ होने वाला है। ऐसे ही एग्जांपल है, देखिए y = -x का जो ऐसी लाइन बनती है, y = x-2 का जो ऐसी लाइन बनती है। ये भी आप खुद से निकाल सकते हैं पॉइंट्स प्लॉट करके, और हेल्प लगे तो देख लेना भाई। ये पैराबोला प्लीज़ देख लो, इसके लिए मैंने 3-4 बार वाइटनर लगाया, आपको ये दिख रहे होंगे ये शेड्स, ये वाइटनर के शेड है, ये बन ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, शेप नहीं आ रही थी। खैर y = x² है, y = x² है, तो इसको हमारे को बनाने के लिए फिर से वही करेंगे, x की वैल्यूज़ लेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे और जस्ट प्लॉट कर देंगे, और जब हमारे पास पॉइंट मिल जाएंगे ये वाले है ना, देन इसको ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पुट एंड गेट वैल्यू मेथड। तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, बट इससे हमें कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमने बनाया क्या है, हमें नहीं पता स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, कुछ नहीं पता, है ना। तो इसलिए हम कंपेयरिंग मेथड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यार हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो कंपेयरिंग मेथड पे आ जाते हैं। तो कंपेयरिंग मेथड में हमें क्या करना होगा, देखो सबको अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा। मतलब पहले हम बात कर लेते हैं लाइन की, उसके बाद हम बाकी ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। तो लाइन की एक जनरल इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं y = mx+c। अब आपको x तो पता है क्या होता है, एक वेरिएबल है जो कॉज होगा, ठीक है ना। y भी पता है आपको क्या होगा, एक इफेक्ट होगा जो एक वेरिएबल होगा, बट आपको नहीं पता कि m क्या होता है और c क्या होता है। तो देखिए m क्या होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है। अब ये बताता क्या है, स्लोप हमें बताता है, इंडिकेट्स द स्टीपनेस बाय टेलिंग अस अबाउट द एंगल। मतलब मैं आपको ऐसे करके समझाता हूँ, रुकिए मेरा पेन ले लूँ मैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं ग्राफ्स की, तो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ठीक है। इन चारों लाइन में आपको क्या दिख रहा है, यार ये 90 डिग्री है, ये कोई थोड़ा सा कम है 90 से, ये बहुत कम है 90 से, और ये लगभग कोई 30 के बराबर या 60 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमें स्टीपनेस बताते हैं। स्टीपनेस मतलब टेढ़ापन, कि मतलब ये कितना लेटा हुआ सा ग्राफ बना है, देखो आप खुद, है ना। तो ये स्टीपनेस होता है, एक वर्ड होता है स्टीपनेस, जो बताता है कि हमें कितना एक्यूरेसी से हमारा ग्राफ बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस हमारे को एंगल से पता चल जाता है, तो हमें ये नॉर्मली एंगल बताता है, ठीक है। स्लोप निकालने का तरीका होता है, m को हम बोलते हैं tan थीटा, और जो भी tan थीटा की वैल्यू होती है ना, उसको हम बोलते हैं स्लोप। और tan थीटा जब स्लोप के बराबर है ऐसे करके, तो मान लेते हैं 1 दे रखा होगा हमें कोई भी, अगर हमारे पास 1 है m की वैल्यू, तो tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और tan थीटा 1 कब होता है, थीटा की वैल्यू 45 पे, ठीक है, और 225 पे, ठीक है। तो जब हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी तो हम पता लगा पाएंगे कि हमारा ग्राफ बना कैसे है, ठीक है। ऐसे ये 45 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो ये हमारे को स्टीपनेस बताता है कि हमें पता चलता है कि यार हमारा ग्राफ कितना सीधा होगा या कितना टेढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट में हमारे पास देखिए क्या होता है, इंटरसेप्ट होते हैं पॉइंट एट विच द लाइन कट्स द एक्सिस, ठीक है। और ये सी नॉर्मली कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब पता ही होगा आपको, 0 1 2 3 -1 -2 कुछ भी, ठीक है ना, ये सब कांस्टेंट होते हैं। और ये बताते हैं कि यार हमारा जो हमारा ग्राफ है, जैसे कि अगर मैं मान लो एक लाइन बनाता हूँ, तो ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो अगर ये कहीं नहीं कट करेगा एक्स और वाई पे, तो ये 0 पे कट करेगा इधर,
ठीक है। और मान लेते हैं अगर ये एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, जिसमें एक्स और वाई देखिए दोनों कट हो रहे हैं इन पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो बस ये बताता है। तो चलिए अब इसको कंपेयर करने के लिए देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। ये देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इसका देखिए ये 1 देख के तो आप अगर मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करूँगा, क्योंकि कंपेयरिंग पढ़नी है ना हमने, तो अगर मैं कंपेयर करूँगा तो आपको दिख रहा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब सी की क्या वैल्यू है 2, जो कि मतलब इंटरसेप्ट क्या होगा 2 होगा, और 1 क्या है m क्या होता है, m होता है टेन थीटा, m होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू 1 है। टेन थीटा की वैल्यू 1 किस पे होगी 45 पे और 225 डिग्री पे, ठीक है। तो मतलब हमें क्या पता चला कि यार जो भी लाइन कट कर रही होगी वो हमारी 45 डिग्री पे कट कर रही होगी, ठीक है ना, 45 डिग्री पे कट कर रही होगी। और उसके बाद हमारे पास है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब है 2, ठीक है। तो देखिए ये जो मैंने साइड में कबाड़ लिखा हुआ है इसको आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए, क्योंकि ये हायर लेवल है, ठीक है ना, ये हमें नहीं पढ़ाना है। तो हमें सिर्फ ये जानना है कि यार इंटरसेप्ट क्या काम करता है। हमें बताता है कि एक्सिस पर किस वाई की एक्सिस पर ये पॉइंट कट करने वाली है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर जब हमारे पास 2 दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि यार ये 2 है, ये इंटरसेप्ट है, ये सी है हमारा, है ना। तो ये सिर्फ ये बताता है कि यार अगर हमारे पास कोई ग्राफ है और ये हमारी वाई है और ये हमारी नेगेटिव वाई है तो लाइन +2 से कट करेगी। मतलब ये +2 दे रखा है ना, तो ये लाइन +2 से कट करेगी, पक्का कट करेगी, ठीक है। आपको ये आगे एक एग्जांपल से समझ में आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वेरी करते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट। तो पहले मैं आपको इंटरसेप्ट दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। ये देखिए ये हमारा नोट जिस पे हमने स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में बात करी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स से समझिएगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स है जिसमें x के आगे 1 ज़रूर होगा यार, मल्टीप्लाई में जब भी कुछ नहीं होता 1 होता है। 1 से मतलब है m टेन थीटा होगा, m जो होगा वो 1 हो जाएगा और टेन थीटा 1 हो जाएगा, तो थीटा 45 और 225 डिग्री हो जाएगा, जो मैंने ऐसे करके इंडिकेट कर रखे हैं। देखो छोटा वाला एंगल 45, बड़ा वाला एंगल एक्स एक्सिस से 225, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कि जब यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स लिखा था तब यहाँ पर c 0 था, c 0 था, मतलब y एक्सिस से कट नहीं कर रहा है, 0 से कट कर रहा है, ठीक है ना। y एक्सिस से कट नहीं कर रहा है, 0 से कट कर रहा है, 0 से कट कर रहा है, तो ठीक है यार लाइन बना दी 0 से कट कर रही थी। बट क्या हो अगर यहाँ पर c लिखा हो, ठीक है ना, अभी भी हमारे पास देखिए थीटा 45 और 225 रहेगा। तो c के आने से क्या फ़र्क पड़ता है, c के आने से ये फ़र्क पड़ता है जो भी हमने लाइन बनाई थी वो लाइन प्लस c में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब जो भी हमने लाइन बनाई थी अब वो +c पॉइंट से कट करने वाली है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था +2 लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि वो +2 से कट करेगी। ऐसे ही हमने देखा है कि यार ये +c से कट करेगी। बाकी पूरी लाइन आपकी ऐसी होगी, बस c पॉइंट पर शिफ्ट हो जानी है ऐसे, बाकी सब कुछ वैसे ही बनेगा, ठीक है। सपोज़ अगर +c ना होता -c होता तो इसका क्या मतलब होता कि यार जो भी हमने लाइन बनाई है वो -c पे शिफ्ट हो जाएगी और नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और -c से कट करेगी, ठीक है। पहले ओरिजिन से कट कर रही थी जब कुछ नहीं था, और यहाँ पे -c है तो -c से कट करेगी। आपको इसकी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक कि इंटरसेप्ट कैसे वर्क करता है। +c और -c के करने से +c की वजह से हमारा ग्राफ ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है और -c के होने से ग्राफ नीचे की साइड शिफ्ट हो जाता है, y इज इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको देखिए ये आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा तीनों में। जैसे मैंने लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स, तो मतलब यहाँ पर +0 होगा इंटरसेप्ट। और देखिए मैंने तीनों में अपना स्लोप जो है अभी मैंने कांस्टेंट रखा है 45 डिग्री वाला, ठीक है ना। तो हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि यार लाइन कैसे वेरी करेगी अगर हम स्लोप को चेंज ना करें। तो स्लोप को जो हमने चेंज नहीं किया है, सिर्फ इंटरसेप्ट को चेंज किया है, तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री है ना, और कहाँ से कट करिए ओरिजिन से 0 से, क्योंकि यहाँ पे c 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे c 2 है तो यार यहाँ पे देखो y की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू -2 हो गई और -2 से कट कर रही है। बाकी पूरी लाइन बिल्कुल ऐसी बनी है, ऐसे ही बनेगी हर बार जब तक स्लोप ऐसा है, ठीक है। बट फ़र्क क्या पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं पड़ता यार कि ये ग्राफ ओरिजिन से कट कर रहा है या फिर किसी और पॉइंट से कट कर रहा है। किसी और पॉइंट से मतलब c या -c से,
ठीक है ना। तो ये C और -C दोनों y की वैल्यूज़ बताएंगे कि ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ से कट करेगा। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने अब की बार स्लोप चेंज किया थोड़ा। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को मिलता है y इज इक्वल्स टू 1/√3x -1। -1 क्या है? इंटरसेप्ट, मतलब y की वैल्यू क्या होगी? -1 से कट करना ही करना है ग्राफ को। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि 1/√3 इज इक्वल्स टू m होगा, और m क्या होता है? tan थीटा। मीन्स tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 30 डिग्री पे और 120 डिग्री पे। किसमें डिग्री पे? 30 डिग्री और 120 पे। तो इट मीन्स जो भी एंगल बनेगा वो 30 डिग्री के एंगल पे हमें एक लाइन खींचनी है, ठीक है ना। तो -1 पॉइंट ले लो और यार 30 डिग्री के एंगल पे अपना चंदा या प्रोटेक्टर जो भी बोलते हो उससे 30 डिग्री के एंगल पे लाइन बना दो। तो ये हमें पता चला कि यार इंटरसेप्ट कैसे वर्क करते हैं और स्लोप कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्लोप का थोड़ा सा पता चला है हमको कि हम कैसे स्लोप को कम और ज़्यादा करते हैं। देखिए y इक्वल्स टू एक्स लाइन थी, मतलब 1 था 1 tan थीटा 45। ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। जब ये समझ में आ गया तो देखिए कि इस वाले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस कैसे है। यहाँ पे मैंने -x लिया है, -x मतलब -1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। -1 tan थीटा की वैल्यू होगी और थीटा की वैल्यू 135 हो जाएगी। तो देखो y इज इक्वल्स टू एक्स से थीटा की वैल्यू 45 थी, लाइन सीधी सीधी बन गई 45 डिग्री पे और ओरिजिन से पास करिए बिकॉज यहाँ पे एडिशन में कुछ भी नहीं है, जीरो है एडिशन में, ठीक है ना। तो ओरिजिन से पास हो गई, साथ ही साथ यहाँ पे भी जीरो है, इट मीन्स ये भी ओरिजिन से पास होने वाली है। बट यहाँ पे अब क्या हुआ? एंगल चेंज हो गया, ठीक है। और एंगल चेंज होते ही साथ इसकी स्टीपनेस भी चेंज हो गई है। ये देखिए आप, पहले ये ऐसी थी, अब ये ऐसी है, ठीक है ना। तो अभी हमको कंक्लूजन देखते हैं क्या मिलता है, अभी दिखाता हूँ मैं। y इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे 45 डिग्री था, और y इज इक्वल्स टू x/√3 30 डिग्री था। तो इन दोनों में कंपेयर अगर मैं करूँ तो यार किसका ग्राफ ज़्यादा टेढ़ा है? यार इसका ज़्यादा टेढ़ा है ना। मतलब टेढ़े से मतलब है कि स्टीपनेस किसकी ज़्यादा है? स्टीपनेस इसकी ज़्यादा है, इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा खड़ा है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरूँ तो ये जल्दी नीचे आएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को गिरूँगा तो यहाँ पे बहुत स्लो में नीचे आएगा। तो स्टीपनेस किसकी ज़्यादा है? 45 डिग्री वाले की ज़्यादा है। तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि जब हम थीटा बढ़ाते रहते हैं, मतलब ये 45 था ना, ये बढ़ा है थीटा 30 से, तो स्टीपनेस भी बढ़ती रहती है। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको फ़िलहाल क्या समझना है, शिफ्टिंग हमने कैसे करी। शिफ्टिंग आपने कर भी ली और आपको पता भी नहीं चला। शिफ्टिंग हमने यही तो करी थी यार कि जब +c था और -c था तो उससे हमारी जो लाइन थी वो शिफ्ट हो रही थी अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। प्लस शिफ्ट था तो ऊपर और नेगेटिव शिफ्ट था तो नीचे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और m और +m और -m से हमने क्या देखा कि जब हमारे पास पॉजिटिव स्लोप था और नेगेटिव स्लोप था तो लाइन कैसी बन रही थी और कैसी बन रही थी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि स्टीपनेस कैसे वर्क करती है थीटा के बढ़ने पे। थीटा बढ़ता है तो स्टीपनेस भी बढ़ जाती है, थीटा घटता है तो स्टीपनेस भी घट जाती है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बस एक छोटी सी बात देख लीजिए, हमने अभी जो लाइन पढ़ी y इज इक्वल्स टू mx + c, उसमें हमारे पास x और y दो वेरिएबल थे, ठीक है। बट क्या हो अगर हमारे पास यार एक ही वेरिएबल हो? इट मीन्स जो भी कोई दूसरा हमारे पास चीज़ होगी वो कांस्टेंट होने वाली है। मतलब x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू -a, y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू -a। तो ये कांस्टेंट ग्राफिंग के लिए बहुत यूज़ होता है। तो इसमें हमें कैसे बनाना है, बस एक वैल्यू लेनी है। और देखो यहाँ पे अगर मैं y की बात करूँ तो y तो है ही नहीं ना यार, यहाँ तो y तो है ही नहीं, है ना। तो मैं y की कोई सी भी वैल्यू रखूँ, हर y की वैल्यू के लिए, किसी भी y की वैल्यू के लिए, y अगर मैं इनफाइनाइट भी रखूँगा तब भी हमारे पास x a ही आएगा हमारी इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या करना होगा, y हमारे x को पॉइंट लो जो भी हमारे पास दे रखा है और सीधी सी लाइन खींच दो दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही -a होगा तो x की वैल्यू -a पॉइंट पे एक लाइन खींच दो। ऐसे अगर y इज इक्वल्स टू a की बात करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन खींच दो y इज इक्वल्स टू a पॉइंट पर, y इज इक्वल्स टू -a पे तो -a वाले पॉइंट पर। बस इतना काम करना है हमारे को, वेरिएबल्स ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लाइन समझ में आई होगी। अब जिसने लाइन पढ़नी थी और कुछ और नहीं पढ़ना था वो वीडियो लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। बट अब मैं आगे पैराबोला पढ़ाने वाला हूँ, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठिएगा। और जो चाहते हैं बाद में पढ़ना तो प्लीज़ भैया वीडियो पढ़िए यूट्यूब पे, तो कभी भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है पैराबोला की बात। तो भाइयों देखो, ये पैराबोला जो है ना हमारा, ये कुछ ऐसे करके बनते हैं। ये फूल जैसा जो आपको लग रहा है, ये मैंने मिक्सचर बनाया है चारों पैराबोलास का। पैराबोला सिर्फ 4 टाइप के होते हैं, अपर पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला और लेफ्ट हैंड पैराबोला, ठीक है ना। तो इसको बनाने के तरीके क्या हैं, बहुत सिंपल है।
मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप ज़रा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लीजिए, जनरल इक्वेशन देख लीजिए। पैराबोला की जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ऐसी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, 4ax इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, या -4ax इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। देखिए इन दोनों में प्लस और माइनस का फ़र्क है, ऐसे इन दोनों में प्लस और माइनस का फ़र्क है। बट अब देखिए आपने इक्वेशन तो सीख ली, आपको ये भी पता है कि यार यहाँ पे जो 4a है वो कांस्टेंट का ही काम कर रहा है, तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को 1 मान के चलूँगा जिससे कि आपको समझने में ईजी हो, ठीक है, ग्राफिंग। तो मैंने क्या किया है, मैंने 4a को y के इक्वल लिख के मतलब ऐसे ही अपने सपोज कर लिया है, और मैं ग्राफ बना के दिखाने वाला हूँ आपको इन सब के, क्योंकि इनको याद करना कंपेरेटिवली बहुत ईजी होगा बाकी सबसे, ठीक है ना। देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये सब ओरिजिन से बनेंगे, अभी पता चल जाएगा कैसे। ये देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की, तो देखो इसको याद करने का बहुत एक सिंपल तरीका है, प्लस वाई होता है ऊपर, मतलब जो भी दोनों हाथ है ना हमारे पैराबोला के, ये जो हाथ है ये दोनों ऊपर की साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है, जैसे मैंने इधर किया है, क्योंकि हमारे पास प्लस में वाई है, इधर प्लस में अगर वाई है तो दोनों हाथ पैराबोला के उठाओ और ऊपर शिफ्ट कर दो, प्लस वाई देख के दोनों हाथ ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है। माइनस वाई होता है जो कि यहाँ पर है, तो दोनों हाथ नीचे शिफ्ट कर दो, क्योंकि वाई नेगेटिव नीचे होता है, ठीक है। एज इट इज़ हमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल देखना है, ठीक है, हमें स्क्वायरिंग से मतलब नहीं, सिंगल वेरिएबल देखना है। ये सिंगल वेरिएबल यहाँ पे एक्स दे रखा है पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होता है, तो भाई दोनों हाथ इधर की साइड कर दो, और नेगेटिव एक्स क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट में, सो दोनों हाथ इधर कर दो। तो मे बी आपको याद हो गए होंगे, सिर्फ आपको सिंगल वेरिएबल देखना है और पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके ये बन जाएंगे। पर यार ये देखो कि जितने भी मैंने पैराबोला बनाएंगे ये सब सारे के सारे पैराबोला ओरिजिन से बन रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अगर मैं 4x वाले ये भी बनाता तब भी ये सब भी ऐसे ही बनते। बस देखो अगर मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया है ना, तो अगर मैं 4x लगा के बनाता तो ये और थोड़ा सा ऐसे होता, पतला, कांस्टेंट की वजह से, बस इतना फ़र्क है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड इसको मान के चलेंगे जिससे हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आपको एक पॉइंट दिखा है बहुत बड़ा कि यार सारे पैराबोला वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, इनका जो यहाँ होता है सेंटर, ये वर्टेक्स होता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ओरिजिन में आ रहा है हर बार चारों पैराबोलाज में। तो क्या हो अगर ये इक्वेशन में कैसा भी हो, लेकिन यार ये वर्टेक्स जो ये वाला वर्टेक्स, ये देखो अब ये ओरिजिन से शिफ्ट हो जाए, है ना। ऐसा भी तो बनाना आ सकता है ना, कोई बता के तो आएगा नहीं बनाने के लिए। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी, ये होगी y माइनस बी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो सकता था, एक्स माइनस ए हो सकता था, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना होगा, आपको हर बार कंपेयर करना होगा हमारी चार जनरल इक्वेशन से, ठीक है ना, कि क्या बन रहा है यहाँ पे। मतलब जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल था तो इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लो, और यहाँ पे वाई वेरिएबल है तो इस पूरे को कैपिटल वाई मान लो। बाहर कोई पॉजिटिव साइन है ना, तो पॉजिटिव है ये, तो मतलब और इसका पूरे का होल स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर मान लो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, पॉजिटिव वाई, मतलब दोनों हाथ ऊपर, है ना, दोनों हाथ ऊपर। तो बस यही देख के आपको ग्राफ बनाना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, है ना। ए और बी को मतलब इस इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को आप कंपेयर करो, ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप कंपेयर करोगे तो यार दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम ही की तरह दिख रही हैं, बस बी और ए की जगह पे मैंने 1 और 2 लिख दिया है ना। तो मतलब ए और बी की क्या वैल्यू हो गई, 1 और 2 हो गई। 1,2 को जैसे आप लिखते हो एक्स कॉमा वाई, ऐसे पॉइंट प्लॉट करो और बस पूरे हाथ ऊपर कर दो ऐसे करके, ठीक है ना, बना दो तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। इसका मेरे पास एक एग्जांपल है, उससे आपको शायद समझ में आ जाएगा। ये देखो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने क्या किया है, इस पूरे को मैंने एक्स मान लिया है, इस पूरे को, और इस पूरे को मैंने वाई मान लिया कंपेयरिंग के लिए, ऐसे एज्यूम किया है, ठीक है। मैंने कोई सॉल्विंग नहीं है इसमें। एक्स और वाई मानने के बाद ये मेरे को पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो वाई माइनस एक्स किधर की साइड था यार, माइनस एक्स हमको पता है पूरी नंबर लाइन पे माइनस एक्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, इधर। मतलब दोनों हाथ भाई के इधर की साइड खोल दो, ठीक है। और पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसा बन जाएगा।
ठीक है। अब पर उससे पहले हमें वर्टेक्स निकालनी है। वर्टेक्स निकालने के लिए हमें इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस बाहर है भाई, हमें ये सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि हाथ इधर की साइड खुलने वाले हैं एक्स वेरिएबल के, ठीक है ना। तो हमारे पास अब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इससे, तो हमें पता चलेगा कि वाई की और सॉरी ए की और बी की क्या वैल्यूज़ हैं। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2 आ गई और बी की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। ऐसे हम पे कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद 2 कॉमा मतलब एक्स जो थी वो ए वाली थी ना और वाई जो थी बी वाली थी, तो 2 कॉमा -4 वाला हमारे पास एक पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। यहाँ जैसे मैंने किया यहाँ पे 2 कॉमा -4 यहीं पर होगा एक पॉइंट, 2x और -4y, ठीक है। प्लॉट कर लेंगे और उसके बाद हमें पता ही है पैराबोला कैसे बनना है, ऐसा बनना है बिकॉज ऑफ -x इज इक्वल्स टू y², ठीक है ना। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे बना है। अब एक बात आती है छोटी सी जो दिक्कत देती है बच्चों को भाई, मतलब जिनको चुल ज़्यादा होती है वो बोलेंगे कि भैया ये वाले पॉइंट भी बता दो हाथ के हाथ, है ना, ये पॉइंट कैसे निकलेंगे। मतलब आपने ऐसी मन से बना दिया, कहीं भी कट कर दिया क्या, है ना। तो देखो उसके लिए बहुत एक छोटी सी चीज़ है यार, मुझे लगता नहीं कि नीट वाले मतलब सीखना चाहेंगे, बट फिर भी मैंने ये दिया है छोटा सा एक पॉइंट जो आप किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो इंटरसेक्शन निकालने के लिए। ये क्या क्या बोलते हैं इसको, किसी भी लाइन का यहाँ पे इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये 2 पॉइंट पर मैं जो कट कर रहा हूँ, हमारा जो इक्वेशन ग्राफ कट कर रहा था वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि कौन सी एक्सिस को, वाई एक्सिस को। वर्टिकल एक्सिस हमेशा वाई एक्सिस होती है ना, तो हमारी वाई एक्सिस को कट करने के लिए 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अब ये पॉइंट कैसे निकालने हैं, है ना, ये चुल वाले बच्चों को बताने के लिए है ये, जिनको बेसिक्स के बहुत मन करता है, मतलब कि बेसिक मेरे को पता होनी चाहिए कैसे निकालना है। तो देखिए इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स, और ये किसी भी इक्वेशन के लिए मैं निकाल सकता हूँ। वो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, जब हमारा ग्राफ वाई एक्सिस पर कट कर रहा होगा, वाई एक्सिस पर जैसे यहाँ पे किया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो आप एक्स को पुट करो 0 और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो, और जो वाई की वैल्यू आएंगी वही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होने वाले हैं। बहुत ईजी है। अगर आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, कोई ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यार ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, बस वाई को 0 पुट कर दो और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी वो दोनों वैल्यूज़ आपकी एक्स को कट करने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट होंगी, ठीक है। कोई सी भी इक्वेशन के लिए, ये सब इक्वेशन के लिए वैलिड है, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सब कुछ, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट्स का, इसलिए मैंने बता दिया बिकॉज ये बहुत छोटा पॉइंट है, क्या इसको रोक के मैं करता, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब मेरे को वाई एक्सिस पे ये कट कर रहा है, मेरे को दिख रहा था कि यार ये पूरा मेरा ऐसा है और कुछ ऐसे करके वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। अब मुझे नहीं मतलब दो पॉइंट खुद निकल के आने वाले हैं। हमने क्या करना है, बस एक्स को 0 रख देना वाई एक्सिस पे निकालने के लिए, अपोजिट वाले वेरिएबल को 0 रखना है, फाइंड करनी है वाई की वैल्यू। थोड़ा सा सॉल्व करोगे, √2 आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू दिस आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ दैट। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, बिकॉज अंडर की वैल्यू देखिए निकलने के बाद प्लस और माइनस आती है, ठीक है। मतलब अगर ये माइनस ऑफ 1.41 होता और मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करता तो मुझे 2 मिलता, और ये दोनों प्लस होते तब भी मुझे 2 मिलता, √2, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया है, तो ये बड़ा ध्यान से रखना है, ठीक है। और ये कॉमन सेंस भी है बिकॉज मुझे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये जुगाड़ नहीं है भैया, कहीं जुगाड़ समझो, ठीक है। तो हमने वाई की 2 वैल्यूज़ निकाली हैं और दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लॉट कर दिया, और ये मुझे जहाँ तक पता है ये होगी हमारी -2.59 और 5.5 लगभग। तो ये देखो दिख भी कुछ ऐसी नहीं है, ये लगभग यहाँ 5 होता तो ये लगभग 5.5 होता, और ये हमारा 2.6 समथिंग बैठेगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस भी निकाल सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपरबोला के हाथ कैसे खड़े करने हैं ऊपर, ठीक है ना। एक्सिस देखिए सिंगल वेरिएबल की, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स लिखा था, तो सिंगल वेरिएबल की एक्सिस देखो भैया, बस ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली होती है एक्स की, तो बस दोनों हाथ अपने इधर कर दो, ठीक है। और आपको बाकी इक्वेशन समझ में आएगी है कि वर्टेक्स कैसे हमारा शिफ्ट होता है। तो हाइपरबोला एक छोटा सा टॉपिक जिसको बच्चे अंडरस्टिमेट करते हैं, और फिजिक्स के तौर पे ये वाली चीज़ तो भैया भूल ही जाते हो। बताता हूँ कैसे। मतलब जब भी हमारी बात होती है कि भाई v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना u के, है ना, तो v इज इक्वल्स टू ना 1/u हो जाएगा, है ना। और बच्चे क्या करते हैं, v इज इक्वल्स टू 1/u का जो ग्राफ बनाते हैं ना, बहुत प्यार से बनाते हैं, और वो सिर्फ इतना ही बना पाते हैं। क्यों भाई, नेगेटिव वाली वैल्यू को मम्मी ने मना करा है,
है ना। तो इस बात को समझना चाहिए हमें कि हम ये चीज़ क्यों मिस कर देते हैं हर बार। हर हाइपरबोला ग्राफ में आप ऐसे ही करते हो और ये चीज़ मिस कर देते हो। ठीक है, आई होप आपने अभी तक स्टार्ट तो नहीं किया होगा, तभी आप मैथमेटिकल टूल देख रहे हैं, है ना। तो बस अब स्टार्ट कर देते हैं। जनरल इक्वेशन हमारी एक्चुअली जनरल नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखिए यार, दो टाइप की इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन हमारी कंपेयरिंग के लिए यूज़ होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। मतलब एक ऐसे मान के चलते हैं कि एक आइडियल इक्वेशन, मतलब ये एक एग्जांपल है और एक आइडियल एग्जांपल है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, तो मैं उसको ये जनरल नहीं, ये स्टैंडर्ड बोलता हूँ। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको हम इजीली पढ़ा सकते हैं, जिससे हम किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने पहले लिया था y इज इक्वल्स टू एक्स, है ना, और मैंने लिया था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो वो सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे जिससे हम पढ़ाने में ईजी हमें लगता है। ठीक है, और एक होती है जनरल, जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax जो था वो था हमारा जनरल इक्वेशन। ठीक है ना, जो रियल इक्वेशन होती है। तो ये हमारा फिलहाल हमारे पास है स्टैंडर्ड रिजल्ट है y इज इक्वल्स टू 1/x का, जिसका मैंने ग्राफ बनाया है। ये हमारी x वेरिएबल लिखा था, यहाँ पे मिट गया, गलती से पेज कट हो गया वो। तो यहाँ पर हमने क्या बनाना है, ऐसे और ऐसे। आप चाहें तो पुट एंड गेट वाला मेथड ट्राई कर सकते हैं, वैल्यू रखो, पॉइंट प्लॉट करो, बिल्कुल ऐसे ग्राफ बनेगा जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब आप ये चीज़ समझ लीजिए यार, ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बेसिक्स चीज़ होती है ये चीज़ें। ये मैंने ऊपर भी लगाया और इधर भी लगाऊंगा, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। ये पॉइंट्स क्या डिनोट करते हैं, ये पॉइंट्स डिनोट करते हैं हमारे इन्फिनिटी को। मतलब हमारी x की 0 वैल्यू पर जो y होगा वो इन्फिनिटी होगा, ऐसा कुछ हमको दिख रहा है। ठीक है ना, बट देखिए कभी भी कोई चीज़ इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती। इसलिए जब हम ये लाइन यूज़ करते हैं ना यार बनाने में कुछ भी, तो इन लाइन्स का मतलब होता है यार ये पॉइंट्स इक्वल हैं। बट जब ये पॉइंट इक्वल नहीं होते, ये इनफाइनाइट तक जाती है कोई चीज़, तब हम यहाँ पर ये पॉइंट्स लगाते हैं और इनका नाम होता है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन ये होती है कि ग्राफ इज गोइंग टेंड्स टू इन्फिनिटी बट नेवर रीच दैट। मतलब इन्फिनिटी की साइड तक तो जाएगा, एरो से डिनोट करते हैं इसको, इज इक्वल्स टू नहीं लगाते। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, ये मैंने इसलिए लगाया जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि यहाँ पर एरो लगेगा, ना कि इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो एक्स की जब एक्स टेंड करेगा इन्फिनिटी पर तो वाई की क्या वैल्यू होगी, है ना, ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पर ये पढ़ाया, देखिए कि एक्स की जब 0 वैल्यू होगी तो वाई इज इक्वल्स टू 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है यार। ठीक है, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो ये हमें वाई की इन्फिनिटी वैल्यू मिल जाएगी, और वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0 जब मैं रखूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि 1/x जो है वो 0 है। और 1/x 0 कब होगा, जब ये x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, 1/∞ विल बी 0। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको एसिम्पटोट्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारे को कंक्लूजन क्या मिलता है कि 1/∞ 0 होता है, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। बस हाइपरबोला में बस यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं जाननी किसी भी हाइपरबोला को बनाने के लिए। अब अगर मैं इस हाइपरबोला के सेंटर की बात करता हूँ, है ना, तो हमको ये पता चलता है यार यहाँ पे एक कोई सेंटर है, ओरिजिन है। तो ये वर्टेक्स जो है इसकी, जैसे कि पैराबोला की भी वर्टेक्स थी, वो भी ओरिजिन से पास हो रही थी, तो यहाँ पर भी जो वर्टेक्स है यार वो भी ओरिजिन से पास हो रही है। बट ये जो वर्टेक्स है ये एक्चुअली इमेजिनरी है, मतलब ये इमेजिनरी वर्टेक्स है जिसके बेस पे मैं किसी भी पैराबोला को बना देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे पैराबोला कह रहा हूँ, हाइपरबोला को। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी हाइपरबोला बनाना है तो, या उसको शिफ्टिंग करनी है उसकी, तो मुझे पता होना चाहिए कि यार उसकी वर्टेक्स क्या थी। फिलहाल तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास हमेशा वर्टेक्स क्या आने वाली है, ओरिजिन आने वाली है ना, इमेजिनरी वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन आने वाली है। बट क्या हो अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूँ एक स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन में। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है और ये हमारे पास जनरल थी, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, सो y इक्वल्स टू एक्स वाली में हमने देखा कि वर्टेक्स जो कि इमेजिनरी होती है वो ओरिजिन थी। ठीक है, जिससे हमारा हाइपरबोला ऐसा बन रहा था। बट क्या हुआ अगर यहाँ पे भी a और b का रोल आ जाए, जिससे हमारे पास वर्टेक्स a और b मिल जाए, है ना, तो हमको कैसे करना होगा, हमको सिर्फ शिफ्ट करना होगा और इसको कंपेयर करना होगा, किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करना, इस इक्वेशन से a और b की वैल्यू फाइंड करना, और वर्टेक्स जो भी आए उसको इमेजिनरी यहाँ पर एक इमेजिनरी एक्सेस बना लेना और उससे हाइपरबोला बना लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यही शिफ्टिंग हो रही है यार ग्राफ की। हाइपरबोला भी हमने ओरिजिन से शिफ्ट कर दिया था अभी नीचे की साइड ऐसे करके, जिसमें हमारा ओरिजिन था। तो यही तो शिफ्टिंग हो रही है। मैंने पहले ही बोला था कि जब हम शिफ्टिंग पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वही होगा,
क्योंकि यार ये शिफ्टिंग जो होता है ये एक्सपीरियंस होता है, ये कंक्लूजन होता है जो हमने पढ़ा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इमेजिनरी देखिए वर्टेक्स थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ पे हमारे पास ए और बी वर्टेक्स है, इमेजिनरी वर्टेक्स अभी भी है ना, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे हाइपरबोला ऐसा ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो ये थे हमारे हाइपरबोला का पूरा कंसेप्ट। अब बात करते हैं जल्दी से एलिप्स की। तो देखिए एलिप्स की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब एलिप्स दो टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है ए और बी पर। कैसे डिपेंड करता है? ऐसे डिपेंड करता है कि अगर हमारा ए बी से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हमारा जो एलिप्स बनता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ऐसे, ठीक है ना। हमारा एलिप्स ऐसे बनेगा, आपको दिख भी रहा होगा कि यार बी बहुत छोटा है कंपेयर करूँगा अगर मैं ए से, तो हमारा हॉरिजॉन्टल बनता है एलिप्स, ठीक है। और ये हमारे ए और बी क्या होते हैं? इंटरसेप्ट होते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। मतलब ये किस पे कट करेगा? जैसे कि मैंने पहले बताया था सी क्या था, इंटरसेप्ट था सी वाई का, है ना। तो एज इट इज़ यहाँ पर भी जो इंटरसेप्ट है हमारा ए वो एक्स का इंटरसेप्ट है और बी वाई का इंटरसेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा बी बड़ा होता तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल एलिप्स बनता जो कि कुछ ऐसे बनता, ये, ठीक है। दोबारा बनाना क्यों है वैसे, तो ये बन गया हमारा। उसके बाद हमें पता चलता है कि यार ये बी ग्रेटर देन है ए से, इसलिए ऐसे बनाया गया ऐसे वर्टिकल। इसमें तो सिर्फ इतनी बात थी। अब देखो यार, अगर मैं आपको यहाँ पे भी फालतू में टाइम वेस्ट करूँ, एक क्वेश्चन दे दूँ फिर से जिसमें मैंने ऐसे लिख रखा हो एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन कुछ भी, मतलब 4 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1, जिसमें 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर और 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर, और ए का मतलब क्या हो गया 2 और बी की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है ना। 2 और 3 उनकी वैल्यू हो जाएगी, ऐसे करके 2 यहाँ पर होगा कहीं पे और 3 कहीं पे यहाँ पर होगा, और 2 और 3 इंटरसेप्ट होते हैं, इनको दोनों को ज्वाइन कर दूंगा और ऐसे करके बना दूंगा। तो इसमें भी आप कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन समझो तो उसमें कोई बात नहीं है, समझे, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अब। तो जनरल इक्वेशन देखते हैं सीधा सर्कल की। देखिए सर्कल तो आपको पता है भैया कैसे बनता है, ठीक है ना। वैसे तो जो सर्कल होता है हमारे उसके 3 इक्वेशंस होती हैं, एक जनरल होती है, एक स्टैंडर्ड होती है और एक और होती है। तो हमें फ़िलहाल जो पढ़नी है, हमें सिर्फ ये पढ़नी है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जब हमारे पास होगी, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लिखा है, 4 क्या होता है 2 स्क्वायर होता है, इट मीन्स रेडियस क्या होगा 2 होगा, है ना। तो मतलब 2 रेडियस का हम पे एक सर्कल है, तो वो जब भी बनेगा भाई वो ओरिजिन से बनेगा। ओरिजिन ये होता है हमारा, है ना, 0,0। तो जब भी कोई ऐसा बनेगा इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यार सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और रेडियस क्या होगी, आर होगी। बट क्या हो अगर हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो जाए, मतलब अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, शिफ्टिंग ही तो करते आ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक और इक्वेशन है, एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर मिस हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ए कॉमा बी हो जाएगा, ए बी, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ए कॉमा बी आप प्लॉट कर दोगे और उसी सेंटर से अपना वो जो होता है प्रकार उठाओगे, और भाई आर जितनी भी डिस्टेंस होगी, मान लो ये हमारे पास 4 लिखा होता है ना, और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 जो हो जाती है हमारी रेडियस हो जाती है 2 की, भाई स्केल से लेके अपना प्रकार यूज़ करोगे और मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके अपना यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लोगे। बट जो सेंटर होगा वो हमारा क्या होगा, ए कॉमा बी होगा, ठीक है। तो बस यही थी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ सर्कल। तो अब आप फिर से मैं वही बोलूँगा कि इसमें अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूँ, है ना, जिसमें आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ऐसे करके कुछ समझो, और फिर आप कोशिश करो ये निकाल लो, ये निकाल लो और ये निकाल लो, तो इसका रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया 3, ठीक है। और b की वैल्यू क्या हो गई 1 और a की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है ना। तो भाई बस फिर क्या करना है आपको 1,2 आपको ऐसे 1 2, मतलब ये कहीं यहीं पे बैठा होगा पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा ये होगा 1,2, ठीक है ना। और 1,2 को आप ऐसे करके सर्कल बना दोगे बड़ा। अब देखो फिर से यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं आपको अगर ये जूम करके दिखाऊँ थोड़ा, वेट, ये अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 जगह, है ना, और ये चौथा जगह, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो यार 2 पॉइंट होंगे, आप वाई को 0 रखो और एक्स की वैल्यू फाइंड करके देखो, ठीक है। ऐसे ही सेम इस केस में होगा, वाई का इंटरसेक्शन निकाल लें
है ना, इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, तो वाई की एक्सेस पे निकालना है तो यार एक्स को 0 रखो और इंटरसेक्शन निकाल के देखो। ठीक है, यही करो, यही होता है यार, करना यही होता है हमें, हम एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बस बहुत प्यार से हम 2 एप्लीकेशन क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें मैंने ग्राफ बनाया है फिजिक्स के। अब पता चलेगा आपको कि फिजिक्स में और ग्राफिंग में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें ग्राफिंग नहीं आती। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है लगभग, एक इलस्ट्रेशन जैसा है ये। इसमें हमारे पास क्या है कि सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग। अब आप बोलोगे कि यार ये बिल्डिंग तो नहीं है, ये मतलब स्पॉन्ज बॉब का घर टाइप लग रहा है कुछ। खैर, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था जिसको हमने फ्री फॉलिंग के लिए गिराया है, मतलब बिल्डिंग के टॉप से हमने गिराया है, जिस बिल्डिंग की हाइट h है। ठीक है, कांस्टेंट हाइट है। उसके बाद कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हम ये नीचे जाएगा। ये सबको पता है कि यार जी एक एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। और इस एक्सेलरेशन से कोई भी चीज़ अगर हम जिसको छोड़ेंगे तो वो नीचे जाएगी इतने एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो देखो सबको पता है कि यार अगर हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो कोई बंदा खड़ा होगा, फिर उसको लगाएगा ऐसे करके, फिर फेंकने की तैयारी में होगा, तो उससे पहले हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होने वाला है वो हमारा 0 होने वाला है ना, फेंकने से पहले। और जब वो फेंक देगा तो हमको उस पूरी जर्नी के लिए वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो इसके लिए हमने सेकेंड इक्वेशन का यूज़ किया है, जिसमें हमारे पास देखिए s डिस्टेंस है, a एक्सेलरेशन है, u इनिशियल और v फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है ना। अच्छा, इस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल। जब कोई भी चीज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे जाती है तब उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जानने वाली बात यह है कि जब हमने सेकेंड इक्वेशन का यूज़ किया यहाँ पे न्यूटन की v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as का यूज़ किया, तो देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हमने सिर्फ यूज़ किया है, पढ़ाया नहीं है कुछ भी, कि v हमारा वेलोसिटी एक वेरिएबल है जिसको हमने ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करी। u हमारा 0 था, 0 पुट कर दिया। एक्सेलरेशन हमारा g है, a की वैल्यू g हो गई। उसके बाद s की वैल्यू क्या होगी, s क्या है, डिस्टेंस है। अब यार कोई चीज़ हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो टोटल हाइट ही तो कवर करेगा ना वो ज़मीन तक आने के लिए। तो ये हमारी टोटल बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी जो हमारी h है ना, ये हमारा घर टाइप जो भी है ये, तो उसकी बिल्डिंग हमारी की हाइट जो होगी वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होने वाली है, पक्का सबको पता है। तो मैक्सिमम हाइट क्या है हमारी, वो h हो जाएगी। ठीक है, h मैक्सिमम क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही। तो ये बात तब आती है जब आपको स्कूल में बताया जाता है कि यार फ्री फॉलिंग एन ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगी, वो ये होगी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमने फाइंड करी है वो हमने फाइंड करी ये v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये जो वेलोसिटी हमने फाइंड करी है यार, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। बट देखो हमने यहाँ पे ये माना था कि हाइट क्या होगी, हाइट जब मैक्सिमम होगी तभी तो, मतलब हाइट जब पूरी कवर हो जाएगी तब वेलोसिटी हमारी ये इतनी है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पे हाइट कांस्टेंट ली है। पर यार आप खुद सोचो प्रैक्टिकली एक बात को, कि अगर आप ऊपर से कुछ फेंक रहे हो, ठीक है ना, तो धीरे धीरे करके तो इसकी हाइट ख़त्म होगी ना यार। और ये पक्की बात है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब लगेगा तो कुछ टाइम पे आने के बाद वेलोसिटी ये वाली मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी और तब भी पूरी हाइट कवर नहीं हुई होगी, है ना। बट ये मैक्सिमम हाइट के लिए है, h के लिए। तो हमने क्या करना है, हमने एक पॉइंट ऐसा भी लेना है, ये मतलब लेके चलेंगे जिससे कि हमको ग्राफ समझ में आ जाए सिर्फ इसलिए। ठीक है, ये फिजिकल कंडीशन है, हमको क्लास में सिर्फ इतना पढ़ाया जाएगा और भैया यही लिख के आना, कहीं मेरे को बाद में बोलो तो भैया आपने ऐसा पढ़ाया था उसकी वजह से हमारा ग्राफ गलत हो गया स्कूल में। ठीक है, तो ये स्कूल में हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे और मैक्सिमम वेलोसिटी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए सेकंड इक्वेशन से जो निकाली जाएगी वो इतनी ही आएगी। ठीक है, इसी को आप यूज़ करेंगे। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ बस अगर आप प्रैक्टिकली सोचो कोई चीज़ जा रही है तो यार पूरी हाइट एक बार में तो कवर हो नहीं जाती ना। पहले इसकी भी 0 होगी जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और उसके बाद जब फाइनल वेलोसिटी में ये पहुंचेगा और जब तक ग्राउंड तक पहुंचेगा तब पूरी हाइट कवर होगी। तो मतलब हाइट कैसे वेरी करेगी, 0 से h तक वेरी करेगी। ठीक है, तो इसका कंडीशन देखेंगे आगे जिससे कि हमें ग्राफ में थोड़ा पता चलेगा कि कैसे वेरिएशन होते हैं। फिलहाल हमने v मैक्सिमम निकाल लिया है, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी थी इसका भी मतलब यही है, फाइनल वेलोसिटी हमारी ये हो गई। बट अब ये भी बात सही है कि यार फाइनल वेलोसिटी कोई गिरते ही तो फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना, कि मतलब हमने छोड़ा और तुरंत उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, वो कुछ टाइम लेगी अपना भी यार फाइनल होने में, है ना। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 से यहाँ तक √2 ऑफ GH तक हो जाएगी। ठीक है,
हमें ये पढ़ाया जाता है कि यार ये जो ज़ीरो है, मतलब जो वेलोसिटी है हमारी, वो ये वाली ज़ीरो इनिशियल है और फाइनल हमारी बन रही होगी। पर हम ऐसे पूरी जर्नी लेके चलेंगे इसको ऐसे क्वेश्चन मत देखना प्लीज़, इसको अपने एनसीईआरटी से रिलेट मत करना। मैं फिर बोल रहा हूँ यार, नहीं तो बाद में मुझको बोलोगे। ये हम सिर्फ एक ऐसे इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जिससे कि हम सॉल्व करने में और ग्राफ बनाने में हेल्प ले पाएँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यार हो सकता है कि हाइट जो हो वो 0 से h तक में वेरी करे, जो हमारी वेलोसिटी 0 से √2gh तक वेरी करेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे को ये देखना है कि देखो हमारी जो v²=2gh थी, तो और अगर 2g जो कि हमें पता है कांस्टेंट है, h हमारा वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि वो 0 से h तक वेरी कर रहा है, और v क्या है हमारा वेरिएबल है जो 0 से √2gh तक वेरी कर रही है ना। तो हमारे पास ये दोनों वेरिएबल आ गए और हमें अगर हम इसकी कंपेयर करें तो हमें ये कुछ ऐसा दिख रहा है, y²=2 मत लगो, इसको x लिखो, ठीक है। ये कुछ ऐसा लिख रहा है, इसमें दो वेरिएबल है यार, एक साइड स्क्वायर है एक साइड नहीं है ना। यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा हुआ है जिसको हम 4ax बोलते हैं, है ना। ये हमारा पैराबोला टाइप से कुछ दिख रहा है, ये देखो। तो आप अब अपने, ये आपकी श्रद्धा है कि आप किस साइड कौन सा वेरिएबल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h मैंने यहाँ पे y माना है और v² हमारा x² माना है, मतलब v के जो होगा वो x तौर पे बनेगा और h जो होगा वो y की साइड बनेगा, ठीक है। तो मैंने बनाया है फिर वैसे ही, h हमने बनाया है y की साइड और v हमने बनाया है x की साइड, ठीक है। यार मैं फिर बोल रहा हूँ ये एक ऐसे ही इलस्ट्रेशन है जो मैंने खुद बनाया है, तो आप प्लीज़ इसको एक क्वेश्चन की तरह मत लीजिएगा। क्वेश्चन में जैसे सॉल्व करवाएंगे वो अलग तरीका होगा। जैसे वेलोसिटी को हमने जब 0 to √2gh लिया है, तो ये वेलोसिटी ही यही इनिशियल और यही फाइनल लिया है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि फाइनल वेलोसिटी चेंज होगी 0 से √2gh तक, ठीक है ना। मैंने इसको ऐसे करके दिखाया है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ के लिए, सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए मैंने इसको ऐसा बताया है। हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा कि जब दोनों ज़ीरो होंगे तो यार दोनों ज़ीरो ही होगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बनेगा और थोड़ा थोड़ा बनने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये वेलोसिटी क्या होने वाली है, √2gh होने वाली है भाई, है ना। और ये हाइट क्या होने वाली है, ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी, h होगी पूरी, ठीक है ना। हाइट क्या होगी, h होगी। तो उसको ऐसे करके हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें बस एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हमने ये जो ग्राफ बनाया है ये कुछ ऐसे देख के बनाया है कि जब दोनों ज़ीरो थे, मतलब जब वो गिरने ही वाला था ऑब्जेक्ट, यहाँ से स्टार्ट किया था तो वेलोसिटी भी ज़ीरो थी, हाइट भी ज़ीरो थी। और ऐसा ही सेम तब हुआ जब मैक्सिमम हाइट अटेंड हो गई पूरी, इसने h कवर कर लिया, है ना। उसके बाद जाके ठप से नीचे टकरा गई, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी जब ये पूरी हाइट मेंटेन कर लेगी, पूरी हाइट कर लेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसे इसको बनाया है ग्राफ को। तो ये ग्राफ एक्चुअली अगर मैं ठीक से बनाऊँ तो ये पूरा डॉटेड नहीं होगा, ये पूरा बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे और प्लस ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। बिकॉज जब ये दोनों ज़ीरो थे तब भी ज़ीरो था, जब वेलोसिटी ज़ीरो तो हाइट ज़ीरो, देन थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, और जब वेलोसिटी अचीव हो गई हमारी कुछ एक पॉइंट पे, ऐसे पॉइंट पे अचीव हो गई होगी, v=√2gh वाली वेलोसिटी हमारी हाईएस्ट वेलोसिटी अटेन हो गई होगी, तो उसके बाद वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ी, और देन जब ये हाइट हमारी मैक्सिमम हो जाती है तो हमारी वेलोसिटी वापस से ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी वापस से इधर आके ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए ये लाइन हम बना सकते हैं, हमारा ग्राफ और अच्छा लगेगा अगर हम ये लाइन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कहानियों को कैसे समझना है, ठीक है। हाइट हमेशा देखो यार, ये लोग कांस्टेंट ही लेते हैं, बट प्लीज़ मैंने ये हायर लेवल पे पढ़ाया है थोड़ा सा, इस वजह से आपको लग रहा है कि हाइट वेरिएबल कैसे है, हाइट चेंज कैसे हो रही है, जबकि √2gh में हमने हाइट को कांस्टेंट मान के हाईएस्ट वेलोसिटी निकाली थी। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, ये मैंने खुद से लिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब वो चीज़ नीचे आ चुकी है, पूरी हाइट ये ट्रेवल कर चुका है, तब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज वो आके सरफेस पे टकरा जाएगा ऑब्जेक्ट जो भी होगा, और इस वजह से हम यहाँ पे ये लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें हमें पता चलेगा कि यार लाइन की इक्वेशन के अलावा भी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए फिजिक्स में बनाने के लिए, ठीक है। मगर उससे पहले मेरे को एक पॉइंट बताना है आपको, जैसा कि हमने अभी कंक्लूड किया है, ठीक है, जिसको हमने अभी कंक्लूड किया है। तो कंक्लूजन ये है हमारा कि भाई फिज़िक्स में डिस्टेंस और टाइम हमेशा पॉजिटिव लेने हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है।
और टाइम कभी पीछे जाता नहीं है, रुकता है नहीं, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा ये दोनों चीज़ें ये आपके लिए एक मेजर पॉइंट है ग्राफ पढ़ने के बाद फिजिक्स में ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं वही वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अब ये है हमारा एक, अब हमने उसी केस को लिया है, बस अब फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करी है, जिसमें मेरे को पता है कि ये वेलोसिटी वेरिएबल है, फाइनल वेलोसिटी है, यू हमारा 0 होगा और हमारा एक्सेलरेशन है जी और टी हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है भाई। जब बिल्डिंग से चीज़ गिरने वाली होगी तो टी 0 सेकेंड पे हम स्टॉप वॉच चालू करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर टाइम कहाँ जाके मतलब ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि यार हमने स्टॉप वॉच चालू करी है, बट एक्चुअली टाइम तो रन करता रहता है ना। तो मान लेते हैं 0 सेकेंड पे वो कहीं यहाँ था और टाइम चलता रहेगा, तो वो पूरी जर्नी टी सेकेंड में पूरी कर लेगा, टी डैश पर पूरी जर्नी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो टी डैश को बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि v इक्वल्स टू जी टी हमें मिल गया था और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है y इक्वल्स टू एक्स की तरीके से, ठीक है। कोई भी आगे एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, a लगा सकते हैं, और ये एक पूरी लाइन की इक्वेशन होती है, जिससे हमें देखो क्या मिल रहा है। यहाँ से एक नंबर पेन ले लूँ, ये देखो, इससे हमें क्या पता चलता है कि यार v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के, बिकॉज g तो हमारा कांस्टेंट है ना, वेरिएबल तो t है और v है। सो y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो c हमारे पास 0 है, इंटरसेप्ट इट मीन्स ऑरिजिन से पास करेगा, जैसे पढ़ाया था। और उसके बाद m क्या होगा हमारा, tan थीटा होगा, जो कि g है। स्लोप क्या है, g, ठीक है, मतलब टेढ़ापन जो होगा इसका वो g होगा। और थीटा क्या निकलेगा, थीटा देखो ऐसे निकल जाएगा यहाँ पे 9.8 इक्वल्स टू, अगर tan थीटा लिखा हुआ है ना, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ 9.8 विल बी इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो अगर थीटा लिखना होगा तो आपको tan इनवर्स ऑफ 9.8 लिख दोगे आप। खैर अब ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लिया है, स्लोप को हम सॉल्व नहीं कर सकते, 9.8 वैल्यू है tan इनवर्स में, ठीक है। बट और ये हमें पता है कि ओरिजिन से पास हो रहा है और यार एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो चलो बनाते हैं। ये देखो, अब ये ग्राफ आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा एंड देन ऐसे जाएगा, कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, बिकॉज जितना आप ग्राफ बनाने वाले हो वो सिर्फ इतना है, ये पार्ट आप बनाओगे। y इज इक्वल्स टू एक्स वाली, मतलब v इज इक्वल्स टू जी टी से, जो कि y इज इक्वल्स टू एक्स जैसी एक लाइन है, और हमारा कुछ लगभग थीटा हमारा ऐसा कुछ होगा, tan इनवर्स ऑफ कुछ, मुझे पता नहीं क्या थीटा होने वाला है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से स्लोप इसका जो स्टीपनेस है वो चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नॉर्मली बनाई है ये एज्यूम करके कि ये लगभग ऐसी वैल्यू होगी कुछ, ये जो 45 के करीब होगी। खैर, तो अब ये हमारे पास क्या ग्राफ बताता है हमें कि जब हमारी टाइम हमारा जब 0 था तो वेलोसिटी 0 थी। ये सबको पता है कि जब भाई गिर रहा है तो t 0 सेकेंड पे वेलोसिटी भी 0 सेकेंड होगी ना यार, जब चला ही नहीं है कुछ तो वेलोसिटी कहाँ से होगी, है ना। तो ऐसे ही चलता चला जा रहा है और ये वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाती, बिकॉज हमने पहले पार्ट में निकाला था कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है उसकी, है ना, ऑब्जेक्ट की। सो वी क्या थी हमारी, √2gh अटेंड करने के बाद वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ेगी, तो मतलब ये यहाँ पे जाने के बाद रुक जाने वाली है। बट भाई टाइम तो बढ़ेगा ना, टाइम तो चलता रहेगा तब तक जब तक ये ठुक जाने वाला है आगे जाके। मतलब बताता हूँ, मतलब यहाँ पे आने के बाद तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, उसके बाद वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ रही है, ऊपर नहीं बढ़ रही है ना। बट हमारे पास बढ़ने के लिए क्या है, हमारे पास टाइम है बढ़ने के लिए, तो टाइम चलता चला रहता है, टाइम चलता चला जाता है, और देन t 0 सेकेंड पर वेलोसिटी हमारी अगेन 0 हो जाती है। क्यों, टी डैश पर अगेन 0 क्यों हो जाएगी, बिकॉज यार हमने माना है कि टी डैश पर आने के बाद ऑब्जेक्ट हमारा टकरा जाएगा वापस सरफेस से टकरा जाएगा, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, चल नहीं पाएगा ना, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस मीन्स यहाँ से हमने टाइम चलाया और टी डैश पर वेलोसिटी हमारी वापस से 0 हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टी डैश पर हमारी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये पार्ट बनाया है इसका आगे, और देन फिर मैंने ये एज्यूम करवाया, देखो ये एज्यूम करवाया, यहाँ पे आने के बाद ग्राफ खत्म हो जाता है वैसे तो, बिकॉज हम ऐसा मान के चलते हैं कि जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर स्टॉप वॉच हमने स्टार्ट की है, और फिर t इज इक्वल्स टू टी डैश पर हमने स्टॉप वॉच रोक दी है, तो टाइम रोक दिया है। बट मान लो अगर स्टॉप वॉच ना होती, है ना, और हम 0 सेकेंड से स्टार्ट कर रहे होते फिर भी, तब हमारे पास क्या पता चलता कि यार टाइम रुकता ही नहीं किसी के लिए, है ना। तो बस ये हमने यहाँ पे एसिम्प्टोट बना दिए और टाइम चलता चला जा रहा है, ऐसा हमने दिखाया है ग्राफ में, ठीक है।
तो आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है मैं बस आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन पे मत जाइए, बस ये सीखिए कि हमको रिप्रेजेंट कैसे करना है एक जर्नी को ग्राफ के तौर पे, ठीक है। और ये हमने बता ही दिया कि यार जो हमारा थीटा है वो हमारा स्लोप होगा tan इनवर्स 9.8, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं हमें क्या बताएगी। थर्ड इक्वेशन में मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने एस को देखिए ऐसे लिया है कि हाइट जो थी हमारी वो 0 से h तक वेरी कर रही थी, मतलब मेरे हिसाब से। अब फिर मैं बोलूँगा यार कि प्लीज़ बुक में मत देखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए तो हाइट h ही रहेगी, कोई वेरी नहीं करेगी, प्लीज़ मान जाओ, ठीक है। सो जैसा पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ ग्राफिंग के लिए सीख लो और ये कॉन्सेप्ट मत रखना इससे। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ए क्या है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। टी हमारा वेरिएबल है जो 0 से जाएगा टी डैश तक, है ना, जो भी है, और उसके बाद चलता चला जाएगा। एंड देन हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या है, जी हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ऐसा हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखो ये भी कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे को। अगर मैं हाफ और जी को एक ए बना दूँ तो यार ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना। अब इसको मैं इधर की साइड ले जाऊंगा तो 1/a भी एक कांस्टेंट है जिसको मैं सी कांस्टेंट लिख सकता हूँ, मतलब कुछ भी, क्योंकि हमें कांस्टेंट है यार। कांस्टेंट से क्या फ़र्क पड़ रहा है, बस हमारा जो स्टीपनेस है ना उस पर फ़र्क पड़ता है। अगर मैं कोई ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ और उसमें कांस्टेंट लग जाता है बहुत सारा, आगे बहुत बड़ा हार्ड 1000 या 100 लग जाता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो बस उससे हमारे पास क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा फ़र्क पड़ेगा। सो सी एस इज इक्वल्स टू टी में एस हमारा हाइट जो कि थी वो वेरिएबल थी, 0 से h तक वेरी कर रही है, और टाइम हमारा 0 से टी डैश तक वेरी कर रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, है ना, या टी डैश से और आगे जाएगा। तो हमको ग्राफ कैसा बनाना होगा। ग्राफ हमारा ये देखो बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई से, जिसमें वाई क्या है, ये एस है, और एक्स क्या है हमारा, टी है। तो देखते हैं चलिए ग्राफ कैसा बनेगा। ये देखिए अब ये ग्राफ किसी ने एक्सपेक्ट किया है कि मतलब यार हमें वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा कभी नहीं, बट फिजिक्स में ऐसा ही होता है। हमें जर्नी को ठीक से समझने के लिए ऐसे ग्राफ बनाने पड़ते हैं। और एक और बात, अगर मैं हाइपरबोला बनाता हूँ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में, इट मीन्स वाई पॉजिटिव है, दोनों हाथ ऊपर आ जाएंगे ऐसे करके। तो यार जो मैंने ग्राफ बनाया है ये, इसमें तो पैराबोला इस साइड भी है, तो इस साइड क्यों नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, इसलिए ही नहीं बनाया क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया आपको यार, देखो टाइम नेगेटिव नहीं होता है ना। टाइम 0 से तो स्टार्ट हो सकता है लेकिन हाँ नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव पोर्शन हमने नहीं बनाया है, ठीक है। और साथ ही साथ एस भी नहीं बनेगा बिकॉज भैया डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव इस साइड भी नहीं जाएगा कहीं भी, ठीक है। तो अब हमारे जो पैराबोला के हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन थी, मैं भूल गया इक्वेशन क्या थी, हाँ ये थी एस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मतलब कोई भी कांस्टेंट आगे लगा होगा सी, और एस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर होगा। तो एस हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमारा इस साइड है, टी हमारे पास वेरिएबल इस साइड है, और एस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर के हिसाब से जो हमारा ग्राफ बनना चाहिए वो हमारा सिर्फ इतना ग्राफ बनना चाहिए। और लोग इसे बना के छोड़ देंगे, बस क्या करेंगे भाई ऐसे बनाएंगे, एस लिखेंगे, टी लिखेंगे और इतना बना के छोड़ देंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, देखो यार ध्यान से देखो इसको, एच हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम हाइट एच तक अटेंड कर रहा है, और उसके बाद ये मैक्सिमम हाइट क्या होती है, बढ़नी बंद हो जाती है ना, कुछ टाइम के लिए, है ना, क्योंकि यार इतनी ही हाइट है ना हमारी, और उसके बाद टाइम चलता चला जाता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ये मैंने लाइन बनाई है, इसका मतलब ये है यार कि जब कोई ऑब्जेक्ट एच पूरी हाइट अटेन कर गया, नीचे गिर गया, तब भी तो जो इसने जर्नी करी थी यार वो एच ही थी, मतलब गिरने के बाद वेलोसिटी ख़त्म होने के बाद टाइम अभी भी चल रहा है, इस साइड, है ना, तो टाइम चल रहा है, ये मैंने टाइम दिखाया है। बट एच वापस से 0 क्यों नहीं हुआ नीचे आके, इसलिए 0 नहीं हुआ, एच नीचे आके, मतलब ऐसा बनना चाहिए था ना, ये लाइन ऐसी बननी चाहिए थी, ना कि ऐसी बननी चाहिए थी, बिकॉज एच 0 हो जाना चाहिए था नीचे आने के बाद, बट 0 नहीं होता है। क्यों 0 नहीं होता है, एच 0 इसलिए नहीं होता है क्योंकि भाई हमें ये पता है कि यार ये मैक्सिमम हाइट है जो इसने अटेन करी थी, और नीचे आने के बाद भी इसने एच ही तो अटेन करी है। अब ये वापस तो चला नहीं गया ना, ये वापस चले जाता तो बात अलग है कि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे 0 देन एच एंड देन वापस जाते तब 0 हो जाती, बट ये वापस नहीं गया, इसने बस एच कवर कर ली और ये खुश हो गया, बस टकरा गया, मस्त हो गया, है ना। तो इसकी जो अभी भी जो इसने डिस्टेंस कवर करी है वो तो हमेशा एच ही रहेगी ना, तो इसलिए ये एच चलता चला जा रहा है, एच हमारा वापस 0 नहीं हुआ है ना, और एच चलता चला जा रहा है, टाइम के साथ एच हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट का ग्राफ है, ठीक है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये टाइम और एच का ग्राफ है जब कांस्टेंट हो जाएगा, जब ये टकराने के बाद का ग्राफ है, ठीक है। मैं ये कर सकता था कि यहाँ पे मैं टी डैश लिख दूँ और जर्नी ही ख़त्म कर दूँ,
है ना, कि भाई टी डैश पे टकरा गया और बस एच अटेंड कर ली, हो गया काम, है ना। तो मैं ऐसे करके लाइन बना सकता था, बट मैंने नहीं बनाया। मैंने दिखाया है कि अगर मान लो टाइम चलता रहे तो हमारी हाइट मैक्सिमम थी और एच ही थी, एच ही रही, ठीक है, एच हाइट रही, और बस ऐसे करके सॉल्व हो गया है, इसलिए आगे चलता चला जा रहा है। देखो यार, कोर्स के लिए बहुत मेहनत करिए, ठीक है। और ये है हमारा दूसरा एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ जी विद डी डिस्टेंस। तो यार देखो, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कैसे वर्क करती हैं ये चीज़ें। देखो, इसके लिए क्या हमें थोड़ा सा एक लॉजिक समझना पड़ेगा ग्रेविटी का। क्या होता है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक इंसान, एक मान लो एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, दूसरा अर्थ मान लेते हैं, है ना, मुस्कुरा रही, दांत दिखा रही है। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, और इन दोनों के बीच क्या होता है, फिजिकली एक रिलेशन पैदा हो जाता है, और ये इसको फोर्स करती है, ये इसको फोर्स करता है, दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से पुश या पुल करते हैं, ठीक है, पुश या पुल करते हैं। तो इस फोर्स को नापने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है न्यूटन भाई के हिसाब से, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। डी क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी होगी, और ये डी जब नापा जाएगा तब भाई सेंटर ऑफ मास से लिया जाएगा, इसके हमारी नाभि से, है ना, अगर कोई बंदा है तो उसके सेंटर ऑफ मास से, और ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है, इससे। तो इनसे जो डिस्टेंस लिए जाएंगे वो डिस्टेंस होगी हमारे ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी डी स्क्वायर। तो हमारे पास जब फोर्स है तो इट मीन्स यार ये जो फोर्स है ये कॉज होगी, मतलब ये रीज़न होगा ना हमारे बीच, जो भी अट्रैक्शन या रिपल्जन लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, उसका रीज़न होगा मास की वजह से, उनके मास की वजह से जो हमारे पास फोर्स लगेगी वो हमारी फोर्स होगी मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होना मस्ट है, और एक्सेलरेशन है बिकॉज फोर्स है तो खींच रहा होगा तो मैं इधर जा रहा हूँ, या तो फिर ये अर्थ इधर आ रही होगी, है ना। तो ये दोनों बातें कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को देखने के बाद ये बोलते हैं कि भैया ग्रेविटी जो है वो मैं अर्थ पे लगा रहा हूँ, अर्थ मुझ पे नहीं लगा रही, तो वो बात भी सही होगी फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है। 9.8 का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जब आप ऊपर कूदते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जब मैं ऊपर कूदा तब 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मुताबिक, है ना, 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से अर्थ मेरी तरफ ऊपर आया, ना कि तुम नीचे गए, ऐसा बोलोगे तब भी सही रहेगा, ठीक है। ये फिजिक्स है। सो हमने आगे पढ़ना था कि m इंटू ए एक्सेलरेशन हो गया, और एक्सेलरेशन हमने जब फाइंड किया m1 लगा के, अब यहाँ पे m1 या m2 दोनों लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपको m खींचे या आप m को खींचो बात वही है, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई सा भी आप m यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे m1 अपना मास यूज़ किया है बिकॉज कंपेरेटिवली m2 से m1 बहुत कम है, ठीक है। तो m1 मैंने लिया है, और m1 से m1 कैंसिल हो गया है, हमारे पास a निकल के आया है g m2 अपॉन डी स्क्वायर। और ये जो हमारे पास a निकल के आया है इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से हम ऊपर जाएंगे कूदने पे और नीचे आएंगे वापस, ठीक है। तो अब ये जो d है यार, ये जो d है ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसके बीच का था, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये g और m हमेशा कांस्टेंट रहने वाले हैं भाई, कांस्टेंट रहने वाले हैं ना, मास की जगह चेंज थोड़ा ना होगा। और g हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बहुत बड़ा, जो स्पेस आउटर स्पेस में भी यही लगता है, ठीक है। तो ये तो भैया दोनों कांस्टेंट है, तो हमारे पास ग्राफ किसका बनेगा, g का और डी स्क्वायर का, या d का बोलूँ मैं सिर्फ, ठीक है। तो बस हमें ये बनाना है, अब हमें g और d के बीच का ग्राफ बनाना है, जिससे मेरे को इस इक्वेशन को देख के पता चल गया होगा यार ये y इज इक्वल्स टू 1/x की तरह दिख रही है, जो कि हाइपरबोला बनता है, ठीक है, हाइपरबोला बनाया जाता है। तो उससे पहले बस आप एक छोटी सी बात देख लो, क्या होता है मैंने एक बंदे को 3 जगह रख के देखा है, सेंटर पे, सरफेस पे, और आउटर स्पेस में। आउटर स्पेस में R2 मान लेते हैं कोई सा भी, क्योंकि ये हमारा जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं एक आदमी की और सरफेस की बात करता हूँ अर्थ की, तो R डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ तो भाई यहाँ पर m2 नेग्लिजिबल हो जाएगा, और R जो होगा टेंस टू 0 हो जाएगा, रेडियस 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0/0, मतलब ग्रेविटी 0 सेंटर पर ग्रेविटी नहीं लगेगी। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज देखो सेंटर पर क्या होता है हमारे साथ, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो मास होता है r डिस्टेंस पर, वो कोई मास होता ही नहीं है। एक्चुअली मैं खुद वो चीज़ हूँ जो मेरे पे फोर्स लगानी चाहिए, बट एक r डिस्टेंस पर मेरे पास, या कोई भी डिस्टेंस पर, हमें बस कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना जो मेरे पास फोर्स लगाए, इसलिए जो फोर्स लगाने वाला ऑब्जेक्ट था, जो उसका मास m था, वो मास अब प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है।
तो अपेरेंट वेट या मास ज़ीरो हो जाएगा और आर भी ज़ीरो हो जाएगा और ये ग्रेविटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में यही हुआ है, जी हमारा वेरी कर रहा था, डी डिस्टेंस ज़ीरो हुआ तो ग्रेविटी भी ज़ीरो है यहाँ से, तभी तो दोनों चीज़ें देखो ऐसे स्टार्ट हो रही हैं ज़ीरो से। ठीक है ना। तो अब अगला चीज़ क्या था कि आर डिस्टेंस पर, मतलब सरफेस पर जब आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो आर डिस्टेंस पर जब हम प्रेजेंट होंगे तब हमारे बीच क्या ग्रेविटी जी लगेगा। जी कैसे लगेगा, देखो यार वो तो सीधी बात है, ये लगने वाला है ना। तो यहाँ पर यही लगेगा, मैक्सिमम क्या लगता है, जी लगता है, मैक्सिमम ग्रेविटी जी लगती है यहाँ पर इस फॉर्म में, Gm2/r²। यहाँ पर इसकी ये वैल्यू होगी मैक्सिमम सरफेस पर ही लगता है। और जितना दूर हम जाएंगे उतना दूर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता रहेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती रहेगी हम पर लगने वाली। ठीक है, तो ये GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके अंतर्गत हमारी ये ग्रेविटी काम करती है और इसके बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी कम हो जाती है, जिससे एक्सेलरेशन भी नेग्लिजिबल हो जाता है। और एक ऐसे मान के चलते हैं हम कि R2 पॉइंट पर, जो कि बहुत दूर है R से और बहुत बड़ा है R से, है ना, एक ऐसे डिस्टेंस में मान लो हम पहुंच गए नेपट्यून पे, है ना, नेपट्यून पे पहुंच जाता है तो भैया अर्थ से थोड़ा ना लग जाएगी हम पे ग्रेविटी, वो तो बहुत दूर है ना, नहीं तो नेपट्यून अभी तक चिपक जाता हम लोगों से ठीक है, तो बहुत दूर पहुंचने के बाद, रेडियस बहुत बड़ा होने के बाद वैल्यू यहाँ पर क्या लगेगी, टेंस टू इन्फिनिटी। आर की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, टेंस टू इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी नहीं होगी। तो उससे पहले R2 एक वैल्यू होगी जहाँ पे हम ये मान लेंगे कि हाँ अब ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ चुके हैं, अब ग्रेविटी नहीं लगेगी, ना कोई एक्सेलरेशन। तो हमने R2 यहाँ पर इस ग्राफ में हमने R2 को वही दिखाया है जहाँ पे फिर से हमारी ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है ना, इसलिए ये नीचे आ गया पूरा ग्राफ हमारा, ग्रेविटी हमारी यहाँ पर ज़ीरो हो गई है। और उसके बाद भी हमारा ग्राफ चलता रहा है, देखो ऐसे, देन ऐसे एंड देन ऐसे, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों चली है, ये स्ट्रेट लाइन इसलिए चली जा रहा हूँ क्योंकि देखो R2 के बाद भी डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तब भी हमारी ग्रेविटी ज़ीरो ही रहेगी, और ये डिस्टेंस अब हम इनफाइनाइट तक भी पहुँचा देंगे तब भी ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, ये थी। ठीक है ना, ऐसे करके सॉल्व करना होता है। अब ये देखो, बस देखने वाली बात ये थी कि हाइपरबोला की जब बात करते हैं तो इस इक्वेशन में तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे हम बता पाएँ कि यार ये हाइपरबोला ऐसा क्यों नहीं बना। भाई साहब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए नेगेटिव वाली कोई सी भी वैल्यू नहीं लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इस साइड से ऐसा कुछ बनना चाहिए था, है ना, ऐसा कुछ, है ना, तो ये नहीं बनेगा, बिकॉज हाइपरबोला है और डिस्टेंस है हमारे पास। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ग्रेविटी एक बार को एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता ना, तो इसलिए हमने इधर वाले कोई सा भी कर्व को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच यार, पूरा कोर्स देखने के लिए। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है।